हेलो विद्यार्थियों, मैं अभिषेक रंजन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने अभी तक व्याकरण के कई विषयों की चर्चा कर ली है और इन विषयों के माध्यम से हमने अपने शिक्षण की इस पद्धति को आगे बढ़ाया है। अब इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम एक नए विषय की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पे डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो और आप इस वीडियो को देख सकें ताकि आपको अपनी पढ़ाई में इस वीडियो से मदद मिल सके। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि संज्ञा का जो सामान्य अर्थ होता है वह है नाम। यानी जब भी हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो वह सारी चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम संज्ञा की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को दर्शाती है। यानी वो सारी चीज़ें जिसके माध्यम से हमें नाम का बोध होता है वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं राम। राम एक व्यक्ति का नाम है और नाम जो है संज्ञा है। तो जब भी किसी भी चीज़ का हम नाम लेते हैं, चाहे वह वस्तु हो या स्थान हो, जैसे पटना, दिल्ली, बनारस, गंगा, हिमालय, तो ये सारी चीज़ें हमें नाम का बोध करवाती है और ये सभी चीज़ें संज्ञा हो जाएंगी। तो संज्ञा की सामान्य परिभाषा हो गई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। अब देखिए, एक सामान्य सी हम बात करते हैं। अगर हम संज्ञा शब्दों की सूची बनाने जाएंगे तो इसमें असंख्य ऐसे शब्द आ जाएंगे जो हमें संज्ञा का बोध करवाएंगी। तो इस तरह से हम इसे संज्ञा को एक महानाम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यह संज्ञा के परिभाषा और उसके अर्थ हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और संज्ञा के भेद की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा नंबर पर है द्रव्यवाचक और अंतिम 5वां भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इन संज्ञा के भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, व्यक्तिवाचक यानी जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि का बोध होगा उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, श्याम, करीम, रामायण। अब देखिए कि राम किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से एक पटना ले लीजिए, पटना भी किसी एक खास जगह का नाम है। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी अगर हम बात करें तो इसकी संख्या बहुत अधिक है। अब देखिए, व्यक्तियों के जब हम नाम, जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा,
कि जो भी पुस्तकें हैं जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये सभी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं पत्र पत्रिकाओं के नामों की, जैसे आज एक समाचार पत्र है, उसी तरह से इंडिया टुडे एक पत्रिका है, उसी तरह से दिनमान भी एक पत्रिका है, साथ ही चंपक वह भी एक बाल पत्रिका है। तो जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आइए गांव और मोहल्लों के नामों की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपका कन्हाईपुर, उसी तरह से रामपुर, सहनौरा, तो ये सभी क्या है, गांव और मोहल्ले के नाम हैं। तो जब भी हम गांव या मोहल्लों के नामों की बात करते हैं तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं जब शहरों के नामों की, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, रांची, लखनऊ, बनारस, तो ये सारे जो भी शहर हैं तो ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जब हम प्रदेशों की बात करते हैं, प्रदेशों यानी राज्यों की जब हम बात करते हैं, चाहे वह बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सभी जो प्रदेश हैं यानी राज्य के नाम हैं, ये सभी भी क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से हम फिर आगे बढ़ते हैं, देशों के नाम की बात करते हैं, जैसे हमारा अपना देश भारत हो गया, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सभी देश के नाम हैं और ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से जब हम महादेशों के नामों की बात करते हैं, जैसे एशिया महादेश, अफ्रीका, यूरोप, यानी इस जितने भी महादेश हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाते हैं। उसी तरह से झीलों के नामों की बात करते हैं, चाहे वह मानसरोवर झील है, चाहे चिलिका झील है, चाहे डल झील है, तो ये सभी झील जो भी हैं वह क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर पर्व त्योहारों के नामों की जब हम चर्चा करते हैं या नदी तालाबों के नामों की हम जब चर्चा करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे संज्ञा के अगले भेद, जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी जब भी हम ऐसे शब्दों के माध्यम से जिससे भी किसी एक संपूर्ण जाति का बोध होगा उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, हम लड़का शब्द को लेते हैं। अब ये जो लड़का शब्द है वह एक इस दुनिया में जितने भी लड़के होंगे उनकी जाति का बोध करवाता है। उसी तरह से एक दूसरा शब्द देखिए, पशु। अब ये जो लड़का और पशु, ये जो दोनों शब्द हैं, इससे दुनिया में जितने भी लड़के हैं और जितने भी पशु हैं उन सभी का बोध हो जाता है। तो ये सभी क्या है कि जातिवाचक संज्ञा है। अब इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण भी देख लिए आप, जैसे जब हम फल फूल और सब्जियों के नामों की बात करते हैं तो उससे भी जाति का बोध होता है। जैसे जब हम आम कहते हैं तो आम जब कहते हैं तो इस पूरे दुनिया में जितने भी प्रकार के आम होंगे तो वो सारे उस आम में समाहित हो जाएंगे और ये आम शब्द उस पूरे दुनिया के आम की वैरायटी की विविध प्रकारों की जाति का बोध करवाएगा। उसी तरह से केला है, जूही है, आलू है, कमल है, गुलाब है, तो जितने भी प्रकार के फल फूल सब्जियों के नाम हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, पशु पक्षी या कीट पतंगों के जब हम नामों की बात करते हैं, अब देखिए गाय हो गया, बैल हो गया, तोता हो गया, मैना हो गए, चींटी हो गए, या जितने भी प्रकार के हम अपने आसपास
पशु पक्षी या कीट पतंग देखते हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर हम जब संबंधी यानी रिश्ते नातों की बात करते हैं, जैसे भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, मामा है, मामी है, फूफा है, बुआ है, यानी इन सभी की जब हम बात करते हैं, जितने भी रिश्ते संबंधी हैं, तो ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब इसी तरह से आगे बढ़ी, देखिए खाद्य पदार्थ यानी जो भी हम खाने पीने की जो चीज़ें प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, मिठाई हो गया, हींग हो गया, दाल हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी खाद्य पदार्थ हैं, तो ये सभी चीज़ें जाति का बोध करवाती हैं। उसी तरह से अब घरेलू सामानों के नाम, यानी जो भी हम अपने घर में सामान का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे टेबल हो गया, पंखा हो गया, अलमीरा हो गया, पर्दा हो गया, तो ये सभी चीज़ें घरेलू उपयोग में जो सामान आ रही हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा होंगी। उसी तरह से सवारियों के नाम, अब जैसे गाड़ी है का जो प्रयोग करते हैं अपने यातायात के साधन के रूप में, वह हो गया नाव हो गया, हवाई जहाज हो गया, रेल हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गया, ये सारी चीज़ें जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो समूहवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि समूहवाचक जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी जिस भी शब्द का प्रयोग के माध्यम से हमको एक समूह का बोध होगा, एक ग्रुप के बारे में हमको उससे पता चलेगा, वह सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब जैसे वर्ग हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, गुच्छा, झुंड, परिवार, खानदान, दल, ये सारे उदाहरण समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे एक उदाहरण इसमें से देख लीजिए, सेना। जब हम सेना के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसे देश के या देश के बाहर जो भी सेना है, उस के अंतर्गत जितने भी सिपाही होंगे वो सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो हम किसी एक सिपाही की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, सेना के माध्यम से हम जितने भी सिपाही आते हैं उन सब की बात करते हैं। तो यानी जब भी हम किसी भी समूह की बात करते हैं, किसी भी शब्द के माध्यम से जब समूह की, एक ग्रुप की बात करते हैं, तो वो चीज़ें समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा सीधा और सामान्य सा अर्थ है कि जो भी चीज़ें नापी या तौली जा सके, यानी वह वस्तु जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अब जैसे सोना, चांदी, हीरा, तेल, घी, सीमेंट, पत्थर, चूना, लोहा, कपड़ा, पानी, ये जितने भी उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं या देखते हैं, प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, तो वो सभी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, किसी न किसी रूप में ये सभी वस्तुएं हम या तो मापते हैं या इनको तौलते हैं, तो ये सभी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। तो अब देखिए, भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या उसके धर्म की जब हम बात करते हैं या बोध होता है जिससे, तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि माधुर्य हो गया, सौंदर्य हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं कि भाववाचक संज्ञा का बोध करवाती हैं।
तो अब जैसे गुण संबंधी, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की जब हम गुण संबंधी चीज़ों की चर्चा करते हैं, अब जैसे सौंदर्य, तो किसी न किसी की यह गुण को दर्शाता है, यानी सौंदर्य जब उसकी सुंदरता की बात करता है। उसी तरह से अच्छाई, यानी वह किसी व्यक्ति के अच्छे चीज़ों की चर्चा हो रही है, तो यानी उसके गुण, उसकी अच्छाई को दर्शाता है। तो जब भी हम किसी शब्द के माध्यम से उसके गुण की चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति के गुण की चर्चा करते हैं या किसी वस्तु की गुण की चर्चा करते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसी तरह से और उदाहरण हम आगे देखेंगे। जैसे किसी की दोष की जब बात करते हैं, दोष संबंधी चीज़ों की, अब जैसे किसी की जब हम बुराई करते हैं या लड़ाई की बात करते हैं, तो ये उसके दोषों को दर्शाता है, यानी व्यक्ति के दोषों की बात करता है। तो जब जहाँ पर भी व्यक्ति के दोष या उसके इस तरह के गुण की बात होगी, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। उसी तरह से स्वाद संबंधी कुछ शब्द हैं जिसमें भी भाववाचक संज्ञा का बोध होता है, जैसे मिठास हो गया, खटास हो गया। अब जैसे कुछ क्रिया संबंधी शब्द हैं, उससे भी भाववाचक संज्ञा का बोध होता है, जैसे घबराहट, सजावट, खिलावट। उसी तरह से अवस्था संबंधी, यानी किसी के एक अवस्था, यानी किस स्टेज पे है, किस उम्र में है, उसका भी बोध करवाता है। जैसे अगर हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जब बात करते हैं, कहते कि यह इनके ऊपर बुढ़ापा आ गया है, यानी जब हम उनके अवस्था की बात करते हैं। तो अब छोटे बच्चों के लिए लड़कपन या बचपन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा का बोध करवाती हैं। उसी तरह से जब हम मित्रता, शत्रुता, मूर्खता आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह भी किसी व्यक्ति या वस्तु की उसके गुण को दर्शाता है, उसके भाव को दर्शाता है। तो इस तरह से ये आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब हम एक झलक संज्ञा के कार्यों की तरफ देखेंगे। अभी तक जो संज्ञा के हमने भेद की जो चर्चा की, तो उन भेदों के आधार पर कुछ निष्कर्ष संज्ञा के संबंध में इस प्रकार से निकलता है कि जब हम नामों का बोध होता है तो वह संज्ञा होता है, या किसी जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी जाति का बोध होता है तो उसके लिए भी संज्ञा का ही प्रयोग होता है, या जिस शब्दों के माध्यम से किसी समूह या ग्रुप का बोध होता है तो वहाँ पर भी संज्ञा होंगे, या किसी शब्द के प्रयोग के माध्यम से द्रव्य, धातु ये जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर भी आपको संज्ञा होंगे। तो इस तरह से संपूर्ण रूप में आज हमने संज्ञा की चर्चा की, संज्ञा के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके भेद को जाना। तो इस तरह से आज संज्ञा का जो टॉपिक था वह समाप्त हो गया, और अगली वीडियो में हम किसी एक अन्य टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं पुनः।